सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024 क्वेश्चन पेपर के पार्ट 18 के बारे में। ऑलरेडी 17 पार्ट मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 18 पार्ट से, जिसका पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि करंट अकाउंट के लिए बिल्कुल सही है। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चे करंट अकाउंट में आता है सबसे पहले ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस का क्या मतलब होता है, यानी कि जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहे हैं माइनस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है इनकम बैलेंस। इनकम बैलेंस में क्या होती है, जो भी हमने नेट इन्वेस्टमेंट करी है। नेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए हमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वहाँ से हमको क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। तो इंटरेस्ट आने का मतलब जैसे फैक्टर इनकम हम जिसको कहते हैं, ठीक है, अब्रॉड से आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो किसका पार्ट हो जाएगा, हमारे इनकम बैलेंस का पार्ट हो जाएगा। यानी कि हम इसमें नेट इन्वेस्टमेंट इनकम और जो हमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ नेट आता है, इंटरनेशनल कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, उसको भी इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, आपको कहीं से मिला तो वो हम ऐड कर देंगे, और हमें किसी कंपनी को देना है, किसी फॉरेन वालों ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था तो वो माइनस में हो जाएंगे। तो जो नेट बचता है प्लस या माइनस उसको हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, जिसमें वेजेस सैलरीज जो हमने दिए हैं और जो हमारे पास आए हैं उसको हम ऐड या माइनस करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इंक्लूड होती है इसके अंदर वो क्या होता है, दैट इज़ योर नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, वन साइडेड पेमेंट्स, है ना, जिसके लिए हमने कोई भी क्या नहीं किया होता, कोई भी गुड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की होती या कुछ भी हमने प्रोडक्शन नहीं किया होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। जैसे कि कोई एड आ गई, कोई डोनेशन हो गया, गिफ्ट्स हो गए, तो ये सारे किसका पार्ट हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। ट्रेड बैलेंस में दो होते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं, ठीक है। तो आओ अब हम इसमें से देखते हैं क्या सही है। करंट अकाउंट बैलेंस में ट्रेड बैलेंस हो गया, इनकम बैलेंस हो गया, नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गया, ये भी ठीक है। ट्रेड बैलेंस में मर्केंडाइज ट्रेड और सर्विस। मर्केंडाइज क्या होते हैं, हमारे गुड्स और सर्विस, तो बिल्कुल ठीक है। गुड्स का बैलेंस और सर्विस का बैलेंस ये भी ठीक है, तो वो हमारे ट्रेड बैलेंस का पार्ट हो गया। अभी बताया आपको ट्रेड बैलेंस का पार्ट क्या हो गया, ये वाला अभी बताया था कि गुड्स में और जो सर्विस में कर रहे हैं। इनकम बैलेंस में, इनकम बैलेंस का पार्ट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम और नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। अभी बताया था डिविडेंड हो गए, और इसमें क्या हो गए, वेजेस सैलरीज हो गए। अब ये तीनों तो इसका मतलब सही है। नेक्स्ट बोल रहा है मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस, यानी कि अब इसका फर्दर डिवीजन बता रहा है। तो क्या मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस में ट्रेड बैलेंस, इनकम बैलेंस और सर्विस बैलेंस आता है, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि मर्केंडाइज या ट्रेड बैलेंस, मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट सर्विसेज, मर्केंडाइज मतलब गुड्स, तो सिर्फ जो भी गुड्स हम एक्सपोर्ट करें माइनस जो भी गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम लेते हैं, ठीक है। सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई ये दोनों ही चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, इसलिए ये गलत आंसर हो जाएगा और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन न्यू क्लासिकल मैक्रो मॉडल। अगर हमने पहले ही चीज़ों को प्रेडिक्ट कर लिया तो क्या हमारा जो आउटपुट है वो इफेक्टिव रहेगा या नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए न्यू क्लासिकल मॉडल में अगर लोग जो हैं अपना जो मैक्रो पॉलिसी है उसको पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। टू मेक इट इफेक्टिव, उन्होंने बोला कि द डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज अफेक्ट एग्रीगेट आउटपुट, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अनएंटिसिपेटेड पॉलिसीज बनानी चाहिए। दैट इज थर्ड वन इज द राइट आंसर। कुछ एजम्पशंस दे रखे हैं, जैसे रैशनल एक्सपेक्टेशंस होती है न्यू क्लासिकल में, परफेक्ट कंपटीशन होता है, हम लोग पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हैं क्या सरकार करने वाली है एंड अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं। मान लो उन्हें लगा कि प्राइस ना बढ़ने वाले हैं, ठीक है, इन फ्यूचर इन्फ्लेशन होने वाला है, तो वो क्या करेंगे, अपने वेजेस पहले ही हाई डिमांड करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को वो एडजस्ट करवा लेंगे, जिससे क्या होगा कि इसका इम्पैक्ट जो है उनकी आने वाली जो पॉलिसी है या फिर जो प्राइजेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट उनका नहीं आएगा, उनके आउटपुट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई पॉलिसी एज अ सरप्राइज आती है, अनएंटिसिपेटेड आती है, तो ही वो क्या कर पाती है, सामने वाले को, आई मीन लोगों को इम्पैक्ट कर पाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि the neoclassical growth model predicts conditional convergence for the countries with the same population growth and access to the same technology if one of these countries has। अब इसमें से हमें बताना है, इसका करेक्ट आंसर है कि ये तीनों होंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना इसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊँगी, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो कंडीशनल कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है, जो सोलो मॉडल कहते हैं, जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल कहते हैं, पहले मैं वो समझा देती हूँ कि मान लीजिए कोई पुअर कंट्री है और कोई रिच है, ठीक है। और जो पुअर कंट्रीज़ है ना, वो क्या करती हैं, वो इस तरीके से जो है वर्क करेंगी और वो क्या करेंगी, इवेंचुअली रिच कंट्री को कैचअप कर लेंगी, किसमें, ग्रोथ में, ठीक है। और वो तभी कर पाएंगी अगर उनका सेविंग रेट, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ, उनकी टेक्नोलॉजी, ये सब सेम होगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा सोलो ने बोला, पर उन्होंने बोला कि ये तभी हो पाएगा अगर कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस है तभी हो पाएगा। जैसे हमने बोला ना कि अगर ये सब इक्वल होगा तो ही हो पाएगा, तो यही बात उन्होंने बोला। अब ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है, कंडीशनल कन्वर्जेंस का क्या मतलब है। अब हम एज्यूम करते हैं कि एग्जाम्पल देती हूँ आपको प्लांट का, एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है, ठीक है। अब दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के हैं, मान लीजिए हम कह देते हैं मनी प्लांट है ये, ठीक है, और ये भी मनी प्लांट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को हमने सेम टाइम पे इसमें बीज डाला, ठीक है, हम सेम पानी दे रहे हैं, सेम ही सनलाइट दे रहे हैं दोनों को, और सेम ही हर तरह के न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, यानी हर चीज़ उनकी क्या है, सेम है, यानी एवरी कंडीशन जो है उनका सेम है, ठीक है, ओके। तो अब मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से ए प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम होती है और बी प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो सोलो बोलते हैं कि अगर ए प्लांट किसी रीज़न की वजह से कम रह गया, उसकी ग्रोथ हाइट कम रह गई, मान लो इतना ही ग्रो कर पाया, और बी वाला ज़्यादा ग्रो कर गया, तो कहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए विल इवेंचुअली कैच अप बी, यानी ए जो है फटाफट से पहुंच जाएगा बी तक और वो क्या करेगा, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बोली कि वो कैचअप कर लेते हैं दोनों प्लांट्स। कंडीशन ये है कि उनको सब कुछ एक जैसा दिया जाए, ठीक है। ये हो गई कंडीशनल कन्वर्जेंस की बात। अब बात आती है कि कंडीशन डिफर कब हो सकती है। कंडीशन डिफरेंट तब हो सकती है अगर मान लीजिए ए जो प्लांट है ना, इसकी सॉइल अच्छी नहीं है, मान लीजिए इसमें अच्छी खाद नहीं डाली गई या बेकार क्वालिटी की है, सनलाइट इसको कम मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी सॉइल अच्छी है और इसकी सनलाइट अच्छी है, तो ए कभी भी बी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों कंट्रीज जो हैं, पुअर और रिच कंट्री, तभी मिल पाएंगे, तभी एक ही पाथ पर ग्रो कर पाएंगे अगर दोनों की कंडीशंस क्या होंगी, सेम होगी। सिर्फ इतना सा मतलब है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि सब कुछ उनका सेम है, पॉपुलेशन ग्रोथ एक जैसी है, टेक्नोलॉजी सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या वो डिफरेंट सेविंग रेट पर भी कन्वर्ज हो पाएंगे? तो आंसर इज यस। क्यों हो पाएंगे? अब मान लीजिए कोई कंट्री है ए, ठीक है, उसमें ज़्यादा सेविंग रेट है, इसका मतलब क्या होगा, वो ज़्यादा सेव करेंगे, ज़्यादा सेव करेंगे तो ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट करेंगे, ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, मतलब उस लेवल पर नहीं, उससे ऊपर वाले लेवल पर क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ज कर जाएंगे। लोअर सेविंग रेट होगा तो जैसे इसको हम बोलते हैं हायर स्टेडी रेट स्टेट, हायर स्टेडी स्टेट पर जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगे। कम सेविंग है तो कम लेवल पर, यानी कि जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, उनको सेव करना है, ठीक है, एक हर रोज़ 50 रुपये सेव करता है, एक हर रोज़ 100 रुपये सेव करता है, तो 50 वाला जो है एक पॉइंट के बाद पहुंच जाएगा, एक लेवल तक से 250 रुपये पर पहुंच जाएगा। 100 वाला क्योंकि ज़्यादा सेव कर रहा है तो वो बड़े लेवल पर पहुंच जाएगा, यानी 1000 रुपये वो सेव कर पाएगा। तो ये मतलब है, ठीक है। और दोनों के अगर सेविंग रेट सेम है, दोनों 50-50 है, तो वो दोनों एक ही लेवल पर आकर खड़े हो जाएंगे। बस यही मतलब है। और इसका राइट आंसर इसलिए हो जाएगा कि तीनों ही कंडीशंस में, तीनों ही रेट्स पर क्या होगा बच्चे, हम क्या होगा, सेविंग रेट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है? एक ट्रेड ऑफ दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल बता रही, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये है डायनेमिक मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल, जो हम बात कर रहे हैं, काफ़ी 2-3 क्वेश्चंस में हम बात कर चुके हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें जो आपकी लाइन है वो बतानी है कि फ्रेगमेंटेड लाइन, यानी जो टूटी हुई लाइन है ये, और कॉन्टिन्यूस लाइन जो ये है, ठीक है। जो फ्रेगमेंटेड लाइन है ना बच्चे, वो हमेशा
किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेड चीज़ को बताता है, जबकि जो हमारी दूसरी लाइन है, कौन सी, कंटिन्यूस लाइन है, ये क्या दिखाती है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू को दिखाती है। पहली बात तो ये समझनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल किस चीज़ की वैल्यू को दिखा रहा है, तो एक्चुअल यहाँ पर जो वैल्यू है, अब देखो फ्रेगमेंटेड लाइंस इंडिकेट द मार्केट प्राइस, नहीं, मैंने बताया ना, जो कॉन्टिन्यूस लाइन है वो मार्केट प्राइस को दिखा रही है। क्यों दिखा रही है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो एक इक्विलिब्रियम से आई है, और इक्विलिब्रियम कैसे, डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से। तो बार बार हमने इसको क्या किया होगा, एडजस्ट किया होगा अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इसीलिए जो ये है, ये मार्केट प्राइस को दिखा रही है, और जबकि फ्रेगमेंटेड लाइन है, टूटी हुई वाली, वो क्या दिखा रही है, एक्सपेक्टेड या एवरेज पोजीशन या ट्रेंड या शॉक पाथ को दिखा रही है। यानी कि इनमें से कुछ भी, किसी भी चीज़ को इनमें से हम कह सकते हैं कि उस चीज़ को दिखा रही है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। आई नो ये भी बिल्कुल न्यू होगा आपके लिए कॉन्सेप्ट, ये भी आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, बट यहाँ से आपको कुछ नई चीज़ें आई होप मिल रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ट्रू है, यानी सिंपली पूछ रहा है CRR क्या होता है। तो CRR बच्चे क्या होता है, वो परसेंटेज डिपॉजिट का जो कि बैंक्स किसके पास रखते हैं, RBI के पास रखते हैं, और जो वो खुद के पास रखते हैं SLR, उसको हम बोलते हैं SLR, ठीक है, जो कि बैंक्स अपने पास रखते हैं, ठीक है, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, या फॉरेन रिजर्व्स की फॉर्म में, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में। तो SLR S से बना है सेल्फ, तो सेल्फ से आप याद रख सकते हैं अपने पास, और कैश रिजर्व रेशियो हो गया जो कि RBI के पास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द इंटरेस्ट रेट, इट इज़ द डैश इंटरेस्ट रेट दैट मैटर फॉर स्पेंडिंग डिसीजन। जब भी हम स्पेंड करते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा रियल इनकम इफेक्ट, नॉमिनल इनकम इफेक्ट, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, या रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो रियल कैसे निकलता है, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, जब हम इन्फ्लेशन रेट माइनस कर देते हैं। तो जब हमको खर्चने होते हैं पैसे, यानी कि जब हमें पता है हमें लोन लेना है, तो हमारे लिए क्या मैटर करता है, हमारे लिए रियल इंटरेस्ट रेट मैटर करता है। और जब हमको मॉनेटरी टर्म्स में देखना है कि एक्चुअल हमको कितना पैसा पे करना है, तो हम क्या देखते हैं, नॉमिनल, ठीक है। अगर मैं बैंक जा रही हूँ, बैंक वाले बोलेंगे आपको 10% ब्याज पर पैसा मिलेगा, तो मैं बोलूँगी ठीक है, मुझे पता है, तो मैं किसको देखूँगी, हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं। लेकिन जब हमसे पूछा जाता है रियल इंटरेस्ट रेट, यानी कि जब मुझे खर्च करने हैं, तो मुझे पता है कि भाई प्राइस के रेट को मैं माइनस करने के बाद देखूँगी मेरे हाथ में क्या बचेगा, यानी क्या मुझे पे करना है, ठीक है। तो इसी से बना है क्वेश्चन। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स किसने प्रमोट किया था, ल्यूकस इसका पार्ट है, आपको पता ही होगा। परेटो है नहीं, पीगू क्लासिकल है, और केन्स तो अपना एक स्कूल है ही, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो इकोनॉमिक स्कूल्स डज नॉट फॉल अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स विद माइक्रो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। ऐसे कौन से हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कूल है लेकिन वो माइक्रो की बातें नहीं करते हैं, तो वो कौन है। न्यू क्लासिकल में आपको पता है कौन आता है, मार्शल आता है, केन्स आते हैं, तो इन्होंने माइक्रो की बात की है। मॉनेटरिस्ट कौन है, फ्रेडमैन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया न्यू क्लासिकल्स में आपके लुकास आ गया, ठीक है, रॉबर्ट आ गए, ओके, ये सारे आ गए। और पोस्ट नहीं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी पॉलिसीज नहीं बनाई। तो सबसे पहले है न्यू क्लासिकल्स। तो न्यू क्लासिकल्स में आपको पता होगा केन्स के बाद आए न्यू क्लासिकल्स। तो इन्होंने क्या किया था, केन्स की थ्योरी को, ठीक है, प्लस जो नियो क्लासिकल्स के मैक्रो थे, नियो क्लासिकल माइक्रो क्या थी, जैसे कि आपका हो गया मार्शल्स ने बेसिकली जो नियो क्लासिकल्स माइक्रो के कॉन्सेप्ट दिए थे उन सबको कंबाइन करके बनाया, ठीक है। मॉनेटरिस्ट थे, मॉनेटरी ने मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन की बातें करी, लेकिन उन्होंने किसके ऊपर बात करी, इन्फ्लेशन और इसकी बातें करी, लेकिन वो चीज़ उन्होंने इंडिविजुअल के बेसिस पे करी, है ना, कि कोई इंडिविजुअल क्या डिमांड करता है मनी की, इस सब चीज़ों पे। तो इनका भी है। नेक्स्ट है न्यू क्लासिकल में मैंने आपको बताया लुकास है, सर्जेंट है, ये लोग किस पे बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस की बातें करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की, मार्केट क्लियरिंग की, ठीक है। तो ये भी सारा किस पे बात करते हैं, माइक्रो की बात करते हैं। लेकिन पोस्ट केनेजियंस में कौन आ गए, जैसे जॉन रॉबिन्सन हो गए, कैल्डर हो गए, ये सब किसकी बातें करते हैं, ये सब बातें करते हैं, ये माइक्रो को नहीं मानते थे। ये कहते थे कि माइक्रो जैसे कोई चीज़ नहीं होती, परफेक्ट कंपटीशन को, रैशनल एक्सपेक्टेशंस को, इन सबको ये नहीं मानते थे, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन है, ये किस टाइप के एक्सपेक्टेशन को दिखा रहा है, तो ये है स्टैटिक एक्सपेक्टेशन का पार्ट। आंसर इज कि ऐसा क्यों है और मैडम बाकी का क्या मतलब है। तो देखो स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस, अगर आपने वो पढ़ा है, फिलिप्स कर्व पढ़ा है, तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो केन्स का वर्जन था फिलिप्स कर्व का, वो किसके ऊपर बेस्ड था, स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस पे। उसके बाद आए केन्स के बाद कौन आए थे, हमारे मिल्टन फ्रीडमैन, उनकी जो थी वो किसके बेस पे था, इस बेस पे था। उसके बाद जो आए, उसके बाद कौन आए, जैसे कि आपके ये आए थे न्यू क्लासिकल्स। जो न्यू क्लासिकल्स वाले थे उन्होंने क्या किया था, रैशनल एक्सपेक्टेशंस पे बेस रखी थी अपनी जो फिलिप्स कर्व था। तो ये मैंने फिलिप्स कर्व को बता दिया। अब ये होती क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, जब भी हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट करते हैं तो हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। वो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो एक्चुअल के पास भी हो सकती है, एक्चुअल से दूर भी हो सकती है, ठीक है। उसी बेसिस पे बनाया है। तो स्टैटिक में क्या होता है, ये है स्टैटिक एक्सपेक्टेशन, जिसमें हम हर डिसीजन जो है वो पास्ट के बेसिस पे लेते हैं, कि जो भी पास्ट में हुआ बिल्कुल एज इट इज़ उठा लो, उसको बोलते हैं स्टैटिक। यानी कोई चेंज नहीं करना, बस जो पास्ट में हुआ उसको उठाओ और सेम वैसा ही क्या बना लो, अपनी अब की एक्सपेक्टेशन बना लो। सेकेंड है अडेप्टिव, इसके बाद आते हैं अडेप्टिव। अडेप्टिव मतलब आपने अडेप्ट किया। यहाँ पे देखो मैंने नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि जो आप अब एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो आपने पिछली बार एक्सपेक्ट किया, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको, उसकी वैल्यू को आपने एडजस्ट करना है विद द एक्चुअल और जो आपने एक्सपेक्ट किया था। मान लीजिए हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोई भी वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू 10 होगी, लेकिन वो निकल के आई, ये हमने एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअल में निकल के आई मान लो वो 12, ठीक है। यानी वो डिफरेंस कितना का हुआ, 2 का हुआ। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्टेशन बनाऊंगी, यानी नेक्स्ट टाइम जब मैं एक्सपेक्टेशन बनाऊंगी तो मैं इस 12 को ध्यान में रखूंगी, ठीक है। जो डिफरेंस मैंने लिया 12 को कैसे ध्यान में रखूंगी, जो मैंने 10 बनाया था प्लस ये जो 2 डिफरेंस का आया था, इस चीज़ को मैं ध्यान में लेके बनाऊंगी, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो मैंने पिछली बार एक्सपेक्ट किया था और जो मैं अब एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, जो एक्चुअल वैल्यू आई थी पिछली बार यानी ये 12, और किसके ऊपर, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था यानी ये 2, इसके बेसिस पर मैं नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन बनाऊंगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसका और इम्प्रूव्ड और बेटर वर्जन आता है, दैट इज़ रैशनल एक्सपेक्टेशंस। रैशनल में क्या होता है, हम सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर बेस्ट टू बेस्ट डिसीजन लेते हैं, वो होता है हमारा रैशनल एक्सपेक्टेशन। लास्ट बचता है आपका परफेक्ट फोरसाइट, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया वही आया, यानी कि 10 वैल्यू एक्सपेक्ट की थी, 10 ही एक्चुअल आई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, परफेक्ट फोरसाइट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 10 क्वेश्चंस जो इस पार्ट के थे। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।